हाजिर हूं मैं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। हेल्थ रेगुलेटर बनाने पर बीमा कंपनियां जोर दे रही है। अनुराग शाह एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा गैस मार्केटिंग इंफ्रा रिफॉर्म की तैयारियां जोरों पर है, ये एक्सक्लूसिव खबर देंगे प्रकाश प्रियदर्शी। वहीं ईवी चार्जिंग के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। और इसके अलावा वर्ल्ड हार्ट डे यानी एक दिन दिल की सेहत के नाम, इस पर आंकड़े और जानकारी लेकर मौजूद होंगे प्रशांत पांडे। इलाज के बढ़ते खर्च और अस्पतालों की अलग अलग दरों से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर दिक्कतें आ रही है। इन परेशानियों को खत्म करने के लिए बीमा कंपनियां हेल्थ रेगुलेटर बनाने पर जोर दे रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी जानकारी लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनुराग, बताइए क्या है इस पर डिटेल्स। देखिए, हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल्स के बीच विवाद सामने आया है, जहां पर हॉस्पिटल एसोसिएशन ने कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों की जो कैशलेस ट्रीटमेंट सर्विसेज को सस्पेंड किया। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने बड़े हॉस्पिटल जो है वो अपने एम्पैनलमेंट पे नहीं रखे, क्योंकि उन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब इंश्योरेंस कंपनियों ने सरकार को, वित्त मंत्रालय को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक डेटा सौंपा है। और उस डेटा में सबसे बड़ी बात यह है, जो डेटा कंपनियों के द्वारा सरकार को दिया गया है, उसमें बताया गया कि किस तरह से 10% से ज़्यादा हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और अगर यही 10% की दर से हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में जो इंश्योरेंस है वो अनवायबल होगा, अनअफोर्डेबल होगा, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। डेटा में ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल्स के द्वारा अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम तय करने में, इंश्योरेंस कंपनियों के पास प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। और इसका नुकसान जो है कई बार विवाद के रूप में देखने को मिला है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल के बीच में बार बार विवाद आ रहे हैं, जिसमें कैशलेस सर्विस को सस्पेंशन जैसा विवाद भी है, जिसका खामियाजा जो है वो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स को देखना होता है। जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में हेल्थ रेगुलेटर है, जहां पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट की जो दरें हैं वो एक तरह से रेगुलेट की जाती हैं, तो उसी की मांग की है इंश्योरेंस कंपनियों ने कि भारत के अंदर भी ज़रूरत है हेल्थ रेगुलेटर की, क्योंकि हेल्थ रेगुलेटर आने से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट के चार्जेस है, वो उस पर किसी की नज़र होगी। और जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को भी जब हेल्थ केयर की चार्जेस बढ़ते हैं तो प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। और सरकार का जो लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, उसे हासिल करने में दिक्कत आती है। तो ये तमाम बातें जो है डेटा के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने सरकार के सामने रखी है। और एक और मुख्य बात जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अपने डेटा में बताई है कि पिछले कुछ सालों में जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, पी निवेशक है, उनका निवेश हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ा है। और उस वजह से हॉस्पिटल्स का जो फोकस है वो मुनाफे पर ज़्यादा है। हॉस्पिटल जो है रेवेन्यू ज़्यादा करना चाहते हैं, रेवेन्यू के साथ साथ मुनाफे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इस वजह से मरीजों को नुकसान होता है और जो अफोर्डेबल इलाज है वो नहीं हो पाता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता है। तो ये तमाम बातें डेटा के साथ इंश्योरेंस कंपनियों ने सरकार को सौंपी है। और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो डेटा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ डिस्कस किया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां ये चाह रही है कि देश के अंदर एक हेल्थ रेगुलेटर आए, जिससे हेल्थ रेगुलेटर एक अपनी नज़र रखे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लागत तय की जा सके। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगली खबर भी स्वदेश एक्सक्लूसिव है, जो गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ चुके हैं हमारे लिए प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है आपके पास। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े रिफॉर्म्स किए जाएंगे। दरअसल
ऐसे प्रस्ताव पर पेट्रोलियम मंत्रालय पिछले कुछ समय से काम कर रहा था और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो कैबिनेट को भेजा गया है उसकी मंजूरी के लिए। हमने अपने दर्शकों को पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी की जा रही है, प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया है, जिसमें मकसद ये है कि देश में जितने भी जिस भी तरह के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसका एक ही रेगुलेटर हो। प्रस्तावों के हिसाब से PNGRB एक्ट में बदलाव किया जाएगा और उसे इस बात के अधिकार दिए जाएंगे कि जिस भी तरह के पाइपलाइन है देश में नेचुरल गैस के, उसको PNGRB रेगुलेट करे। इसमें तमाम तरह के जो न्यू एनर्जी सोर्सेस हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, मसलन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एथनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो न्यू एनर्जी के सोर्स आ रहे हैं उन्हें भी PNGRB एक्ट के तहत शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इन प्रस्तावों के हिसाब से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर क्रिएट किया जाएगा जिसको कि TSO नाम दिया गया है और TSO को PNGRB एक्ट के तहत लाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर देश भर में जितने भी तरह के पाइपलाइन ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो गेल के पाइपलाइन हो या दूसरी कंपनीज़ के पाइपलाइन हो, उसको एक ही सिस्टम के तहत लाया जाएगा। TSO उसको ऑपरेट करेगी और TSO के ऊपर जो रेगुलेशन है वो PNGRB का होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है देश भर में। अगर आप पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के रेगुलेशन की बात करें या गैस मार्केटिंग की बात करें, उस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। जहाँ तक TSO का सवाल है, PSUs मिलकर इसका गठन करेंगी। सरकार की हिस्सेदारी इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी सरकार की होगी और PSU जैसे ONGC, गेल, EIL जैसी जो कंपनियां हैं वो इसमें बराबर की हिस्सेदार होंगी। मकसद ये है कि जो गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स हों, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया जाए, ताकि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने का टारगेट है सरकार का उसको अचीव किया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है और कैबिनेट के पास इसे अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत EV पब्लिक चार्जिंग की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पूरी खबर लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं ये नई गाइडलाइंस कौन सी है और ये कब से लागू होने वाली है? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बड़ी संख्या में अहम स्थानों पर लगाए जाएं। और आपको बता दें कि इसके लिए हाल ही में जो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई PM E-ड्राइव योजना की शुरुआत करी थी, उसी के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकें। अब आपको बता दें कि ये जो सब्सिडी स्कीम है या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार या यूं कहें कि भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये जो सब्सिडी कैसे मुहैया कराई जाएगी और ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ये लेयर्ड सिस्टम यानी कि परत दर परत होगा। इसमें तय ये होगा कि कौन EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है और उसी के हिसाब से उनको सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। कुल मिलाकर के 3 लेयर होंगी, लेवल A, लेवल B, लेवल C। लेवल A में जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे उसके लिए जो अप स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो EVSE यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट होगा, उसके लिए 100% सब्सिडी इस योजना के तहत मुहैया कराई जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जो चार्जर है, EV चार्जर, वो पब्लिक को फ्री यूज के लिए उपलब्ध कराया जाए। लेवल 2 जिसमें कि जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत जो एयरपोर्ट्स आते हैं या फिर इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, यहाँ पर जो EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, अप स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 80% का सब्सिडी और EVSE पर यानी कि सप्लाई इक्विपमेंट पर भी 80% का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। लेवल 3 में जितने भी शॉपिंग सेंटर या अन्य स्थानों पर, अहम स्थानों पर जो EV चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे, उन पर 80% अप स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको सब्सिडी मिलेगी और 70% EVSE पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सब्सिडी स्ट्रक्चर के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में EV चार्जिंग स्टेशन देश के अहम जगहों पर लगाया जाए। एलिजिबिलिटी के लिहाज से अगर बात करें तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं या इनके अधीन जो
आते हैं वहां पर ये लगाए जा सकते हैं और उनको ये सब्सिडी मिलेगी। सरकार की कोशिश ये है कि ना सिर्फ बड़े शहरों में, 7 बड़े शहरों में, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो सैटेलाइट टाउन हैं उन पर ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं। इसके साथ जो नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज हैं, अहम स्टेट हाईवेज, उनको भी ईवी के लिए रेडी किया जाए। तो ये जो पूरी योजना है पीएम ई ड्राइव स्कीम की, इसका टोटल बजटरी आउटले है 10,900 करोड़ रुपए और इसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी मुहैया कराने के लिए आवंटित किया गया है। सरकार का मानना है कि इसके जरिए ईवी के लिए सबसे अहम ईवी चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से तैयार हो जाएगा आने वाले वक्त में। बढ़ते हैं आगे। आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बार कैसी रह सकती है पॉलिसी, इसे लेकर 89 स्वदेश ने एक्सपर्ट्स पोल कराया है। एक्सपर्ट्स पोल की बड़ी बातें क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, 3 दिन की बड़ी बैठक अब शुरू हो चुकी है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट्स काटे जाने हैं या नहीं। और इसी को लेकर हमने एक एक्सपर्ट्स की पोल की है जो कि नतीजे साफ इस बार हिंट कर रहे हैं कि इस बार शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेटस को पे वापस जा सकती है। सबसे पहले चलिए नतीजे देख लेते हैं। जो पोल आई है वहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस बार कोई कटौती नहीं होने वाली, यानी कि जो पॉलिसी रेट्स हैं, रेपो रेट्स हैं, वो यथावत रहने वाले हैं। और उस पर 77% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि कोई कटौती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्टेटस को है उसी पे आंसर्स मिले हैं। जो 23% रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि 0.25% की कटौती हो सकती है, यानी कि गुंजाइश जरूर है। लेकिन इससे बड़ी बात इस बात की ये भी होगी कि किस तरीके की कमेंट्री रहती है और जीडीपी पे बिल्कुल नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जरूर 6.5% का अनुमान है, लेकिन आईएमएफ ने 6.4%, वर्ल्ड बैंक ने 6.3%। सबसे जरूरी बात, जब से हमारे कुछ रेटिंग एजेंसीज ने इजाफा किया है कि भारत की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी है और Q1 के आंकड़े 7.8% आए हैं, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर यहाँ पे जीडीपी के फोरकास्ट को बढ़ाने वाले हैं इस साल के, उस पे नजर रहेगी। और काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार 6.5% से शायद हम थोड़ा आगे के लिए बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ अनुमान अब 7% के भी आने लगे हैं एक एक्सट्रीम के सिनेरियो में। तो वो एक इंटरेस्टिंग होगा कि जीडीपी पे क्या आरबीआई का व्यू होगा। और सबसे जरूरी बात, एमपीसी का मैंडेट क्या है? मैंडेट है इन्फ्लेशन को मैनेज करना। तो इसी वजह से पिछली बार जो 3.9% का जो पिछली बार का आंकड़ा दिया था, तो वहां पर क्या कोई कटौती होती है कि नहीं टारगेट में, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के कंफर्ट जोन से काफी कम आ रहा है। कंफर्ट जोन क्या है? 4% ±2%। और जो आंकड़े आए हैं वो काफी उससे कम आए हैं। तो इन्फ्लेशन पे क्या कमेंट्री रहती है और जीडीपी पे क्या कोई छेड़छाड़ होती है, क्या हम टारगेट बढ़ाते हैं, इस पे देखने वाली बात होगी इस बार की पॉलिसी में। धन्यवाद अंकुर इस पूरे एनालिसिस के लिए। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आज के बाजार और कल के बाजार के अहम इवेंट्स पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब आज के बाजार का हाल देख लेते हैं। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार सपाट बंद हुआ। निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर 24,630 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक करीब 70 अंक की तेजी के साथ 54,460 के पास बंद हुआ। आज कैसा रहा बाजार का हाल, पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रविंदर। जी रविंदर, बताएं आज किस तरह का एक्शन मार्केट में दिखा? जी बिल्कुल, इंडियन मार्केट में जो आज काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी इंडेक्स में लगातार आज 7 सेशन जो है जिसमें निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और डेज हाई से भी जो है 100 पॉइंट से ज़्यादा की इस पर गिरावट देखने को मिली निफ्टी इंडेक्स में। अगर बात करें इसके टॉप लूजर्स की निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो इसके जो आज के सेशन में
निफ्टी के जो टॉप लूजर्स रहे हैं एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डी और अडानी एंटरप्राइज, इन स्टॉक्स में जो है भारी गिरावट देखने को मिली। अब बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 3 सेशन से जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इसमें जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी निफ्टी बैंक इंडेक्स में। और इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही स्टॉक्स जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स के टॉप गेनर रहे। अब बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट जैसे कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, दोनों ही इंडेक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 5 सेशन से जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इसमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, आज के सेशन में कौन से सेक्टर टॉप गेनर और टॉप लूजर रहे, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक, जो कि आज के सेशन का जो है टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है और इसने जो है पिछले 3 दिन में जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इसमें जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही स्टॉक्स जो है निफ्टी PSU बैंक के आज के जो है टॉप गेनर रहे हैं और सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी PSU बैंक के वो जो है हरे निशान पर बंद हुए हैं। अगर बात करें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में ने जो है 5 सेशन के गिरावट के साथ आज जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली और अनंतराज और गोदरेज प्रॉपर्टी जो है इसके जो है टॉप गेनर रहे। निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है थी। और बात करें निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में भी जो है अच्छी खासी उसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी और हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों स्टॉक जो है निफ्टी मेटल के टॉप गेनर रहे। बात करें निफ्टी FMCG इंडेक्स की, तो निफ्टी FMCG इंडेक्स में जो है पिछले 2 सेशन से जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इसमें जो है FMCG इंडेक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही थी और वरुण बेवरेजेस और गोदरेज कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी साइड जो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज के सेशन का जो है टॉप सेक्टोरल लूजर रहा है, जिसमें लगातार 4th सेशन में जो है आज गिरावट देखने को मिल रही थी और बालकृष्ण इंडस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। फार्मा स्पेस की बात करें तो फार्मा स्पेस में भी बहुत वॉलेटाइल रहा है, जहाँ पर निफ्टी फार्मा जो है वो उसमें जो है लगातार 6 सेशन में जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी और IT इंडेक्स में भी जो है काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी, जहाँ पर निफ्टी IT इंडेक्स में जो है लगातार आज 7वां सेशन है जिसमें निफ्टी IT इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी और परसिस्टेंट जो है निफ्टी IT इंडेक्स का टॉप लूजर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। भारत ने तीसरी बार ये टूर्नामेंट जीता है। हालांकि ट्रॉफी वितरण में एक बड़ा विवाद तब हुआ जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट और इस विवाद पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता करिश्मा सिंह ने। आइए सुनते हैं। Joining us is the captain of the Indian T20 team, the victorious Indian T20 team who's just won the Asia Cup, Surya Kumar Yadav. Surya, firstly, thank you so much for being here on time now. Pleasure. It's always pleasure talking to you all. Thank you. Let's just talk about this win. It's a little bittersweet because we don't have the trophy, but how does the win feel overall to you? How do you feel with this Asia Cup win? How the team played, and a lot was being said, on and off the field. I think, as you said, it was a bittersweet thing at the end of the tournament. Though this is the first time we've seen after winning a tournament that some team has not received a trophy going back home, but it's okay. As I said earlier yesterday in the press conference as well, all the trophies, the real trophies, are the people who are in the dressing room, the 14 players and the support staff. So all those, they have played a big role. So those are the real trophies which I have won during the course of the tournament and hopefully going forward in the near future as well. And there have been a lot of congratulatory messages as well. The PM coming out and saying Operation Sindoor on the field. The sports minister also saying Sarhad pe bhi haraya, yahan bhi haraya. You donating your entire match fees to the Indian Armed Forces. So there was a strong message as well. Absolutely. I mean, even our honorable PM sir is also playing cricket on front foot. It's good to see. And if a strong leader like this is standing besides us, then we just have to go out, play our game with a cool mind and just be relaxed and happy. And at the same time, it came in my mind suddenly that this little bit every Indian can do to help our armed forces,
victims of Pahalgam attack. So I just thought of it and did it by surprise. So, your last couple of questions, I want to talk about Tilak Varma, Kuldeep Yadav, Abhishek Sharma, the MVPs, if we can say about this tournament. What do you think of their performances, especially Tilak Varma, the way he's been playing? The Indian fans, going gaga over him. Operation Tilak is what's trending now. I think he's a little star boy and very hyper for a reason. You must have seen him in the last few T20s also, how he's performed, batting at 3, 4, 5, anywhere. He's very flexible, scoring 2 back-to-back hundreds in a country where it's difficult to get runs, like for example South Africa. So from there I got to know that guy has got character, and definitely वो हिंदी में बोलते हैं ना हम लंबी रेस का घोड़ा, तो he's something like that. And all the players, I mean, if you see the average age of the players, it's all 22 to 25. So, and all played only 20 innings, 25 innings for India. But at the same time, they have a lot of courage, lot of character, and this tournament was little special also. बढ़ते हैं आगे। खेल हमेशा से बराबरी का सबसे बड़ा जरिया कहा है, जो बैरियर्स तोड़ते हैं, क्षमता दिखाते हैं और लोगों को हर फर्क से ऊपर उठकर जोड़ते हैं। अब नई दिल्ली इंडियन ऑयल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है। 104 देशों के पैरा एथलीट्स अपनी प्रतिभा और जज्बे से पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले हैं। इस सफर में पार्टनर है hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, जो अपने फ्लैगशिप पहल समर्थ बाय hyundai के जरिए भारत में एक्सेसिबिलिटी को नए स्तर तक ले जा रही है, ताकि एक ऐसी दुनिया बने जो सबके लिए इंक्लूसिव और बराबरी वाली हो। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाली यह चैंपियनशिप खेल और हौसलों का उत्सव बनेगी।